भारत में स्ट्रोक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। समय रहते इलाज होने के कारण मरीजों की जान बच रही है, लेकिन स्ट्रोक के बाद होने वाला इलाज अभी भी ज्यादातर बीमा में शामिल नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार असली परेशानी मरीजों के लिए अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शुरू होती है, तब लंबे समय तक चलने वाला इलाज कराना पड़ता है। कई लोग इलाज के लिए आर्थिक बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए न्यूरो रिहैबिलिटेशन को बीमा में शामिल किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को अच्छा इलाज मिल सके। अब स्ट्रोक सिर्फ एक इमरजेंसी नहीं रह गई है, बल्कि ये एक लंबी बीमारी बन गई है जिसके लिए लगातार इलाज की जरूरत होती है। इसके बावजूद बहुत से मरीजों के लिए यह इलाज या तो उपलब्ध नहीं है या तो बहुत महंगा है। ऐसी स्थिति में परिवार को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली थेरेपी, देखभाल और बार बार अस्पताल जाना आर्थिक बोझ बढ़ा देता है, खासकर जब यह सब बीमा में कवर नहीं होता। इंडियन फेडरेशन ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सूर्य ने कहा, भारत में हर साल 12.5 लाख से ज्यादा नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं। ये 1990 के मुकाबले 51% बढ़ गए हैं और दुनिया में कुल स्ट्रोक मामलों का यह 10% भारत में है। डॉक्टर निर्मल सूर्य ने आगे कहा, स्ट्रोक के बाद रिकवरी अस्पताल से छुट्टी मिलने के साथ खत्म नहीं होती। इसके लिए लंबे समय तक सही तरीके से इलाज जरूरी होता है, जिससे मरीज फिर से चल फिर सके, बोल सके और अपना काम खुद कर सके। लेकिन यह इलाज महंगा होता है, लंबा चलता है और ज्यादातर बीमा में शामिल नहीं होता। मुंबई स्थित कोकिलाबेन अस्पताल के न्यूरो रिहैबिलिटेशन विशेषज्ञ और IFNR के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा, स्ट्रोक अब केवल एक अचानक होने वाली इमरजेंसी नहीं है, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली बीमारी बन गई है जिसमें मरीज को लगातार इलाज की जरूरत होती है। लेकिन बहुत से मरीजों को रिहैबिलिटेशन की सुविधा आसानी से नहीं मिल पाती, क्योंकि इसका खर्च बहुत ज्यादा होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्ट्रोक के बाद समय पर और सही तरीके से रिहैबिलिटेशन नहीं किया गया तो मरीज को लंबे समय तक विकलांगता का सामना करना पड़ सकता है। अगर इलाज जल्दी शुरू किया जाए और नियमित रूप से थेरेपी दी जाए तो मरीज जल्दी ठीक हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए मजबूत नीतियां, जागरूकता और बीमा में इस इलाज को शामिल करना बहुत जरूरी है, ताकि हर मरीज को सही इलाज मिल सके। उनका कहना है कि सिर्फ मरीज का बचना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका पूरी तरह ठीक होना भी जरूरी है। निर्मल सूर्या, न्यूरोलॉजिस्ट, प्रेसिडेंट इंडियन फेडरेशन ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन, प्रेसिडेंट एशियन ओशिनियन सोसाइटी ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन। मुंबई में आपके सामने हूँ और मेरे साथ में राइट में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो रिहैब के प्रेसिडेंट प्रोफेसर वोल्कर हैम्बर्ग हैं, जो कि जर्मनी से हैं, और लेफ्ट में डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव हैं, जो कि रिहैब स्पेशलिस्ट हैं कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल मुंबई से, और वो IFNR के सेक्रेटरी जनरल है। आज हम आपको जिस का परिचय देने वाले हैं वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में शायद आपको मालूम है, लेकिन आपने कभी उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। जो जब ब्रेन में डैमेज हो जाता है या ब्रेन में इंजरी हो जाती है, चाहे वो स्ट्रोक से हो, चाहे वो हेड इंजरी से हो, चाहे वो इन्फेक्शन से हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, या कुछ इस तरह की इन्फेक्शन हो जिसमें ब्रेन काम नहीं करता है और उसके बाद में जो पैरालिसिस हो जाता है, बोलने की तकलीफ़ होती है या बात करने की तकलीफ़ होती है या सोचने समझने याददाश्त की दिक्कत होती है, डिमेंशिया होता है, उस बीमारी में जब कोई इलाज दूसरा नहीं काम करता है, या स्ट्रोक होने के बाद जो एक बार दवा दे दिया, पेशेंट थोड़ा ठीक हो गया लेकिन चल फिर नहीं सकता है या चलता है तो लंगड़ा के चलता है, तो उन मरीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो न्यूरो रिहैबिलिटेशन जो है उसके द्वारा हम उन्हीं पेशेंट को जो कि पैरालाइज है या जो बात नहीं कर सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उनके बारे में ट्रेनिंग से हम उनको वापस पुनः स्थिति जो थी उसके आसपास लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मीटिंग इंटरनेशनल टेली न्यूरो रिहैबिलिटेशन और एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ IFNR जो 14th है, वो यहाँ पर जो आज से चालू हुई है, आज उसका पहला दिन है जिसमें हमने 11 वर्कशॉप हैं। ये वर्कशॉप जो है एक भाग में नहीं, जैसे एक वर्कशॉप है जिसमें हमने बॉटुलिनम टॉक्सिन जो हाथ पांव टाइट हो जाते हैं उसमें कैसे इंजेक्शन देकर हाथ पांव को लूज़ करके पेशेंट को वापस चलाया फिराया जा सकता है। सिमिलरली जो बात नहीं कर सकते या बात जबान से आवाज़ ही नहीं निकलती है लकवे के बाद, या जिनको खाने पीने की तकलीफ़ होने के कारण पानी नहीं जाता है,
तो उनका हमने स्पीच और स्वॉलोइंग थेरापी से कैसे बेटर किया जा सकता है। सिमिलरली एक वर्कशॉप है जिसमें हमने म्यूज़िक थेरापी, जो वर्ल्ड में न्यूरो म्यूज़िक थेरापी के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर माइकल टॉड वहाँ पर आए हुए हैं, और वो म्यूज़िक के द्वारा कैसे जो मरीज़ चल नहीं सकते हैं या बात नहीं कर सकते हैं उनको कैसे प्रॉपर चलाया जा सके और बात करने की कोशिश कर सके, याददाश्त की इम्प्रूवमेंट कर सके, उसकी थेरापी है। फिर एक नई थेरापी जो आई है वो है HBOT, जिसमें हम ऑक्सीजन से, जब ब्रेन का एक्सीडेंट के बाद या स्वेलिंग होती है तो कैसे HBOT थेरापी देकर ब्रेन को शांत किया जा सकता है और इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर एक्वा थेरापी जो आजकल नया कंसेप्ट है, मतलब पानी के अंदर कैसे थेरापी, जिसमें पानी में ट्रेडमिल, पानी में बैलेंस थेरापी, उसके बारे में पूरा दिन का वर्कशॉप है जिसमें सुबह लेक्चर हुआ और अभी आप देखेंगे कि पूल के अंदर पेशेंट को लेकर उनको सिखाया जा सकता है। इसी तरह जब बच्चों में तकलीफ होती है, बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी। आप बोलते हैं बच्चा दौड़ता है, बात करने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD, ये जो प्रॉब्लम्स है, ऑटिज़म, इनके बारे में पूरा दिन का एक वर्कशॉप है जिसमें हम उन बच्चों को कैसे हैंडल किया जा सके और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सके। फिर जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट आया है, अब जो ब्रेन को हम एक स्टिमुलेट करते हैं जिसको हम न्यूरो मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जिसमें एक मैग्नेट से ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज है उसको हम स्टिमुलेट करके पैरालिसिस के पेशेंट को कैसे ठीक किया जा सके, बोला जा सके, तो उसका एक वर्कशॉप किया है जिसमें खड़े रहने की जगह नहीं है। 70-80 लोग आ गए जो हमने 50 पे ब्लॉक कर दी थी। तो आज ये नई थेरापी जो है वो एकदम काफ़ी जोश में है, लोगों को इसमें आगे बढ़ना है। और उसी में एक रोबोटिक, जो चल नहीं सकते हैं, जिनका हाथ काम नहीं कर सकता है, तो नए किस्म के रोबोटिक आए हैं जो पेशेंट को चलाए, उनको सपोर्ट दें, उनका हाथ का फंक्शन करें। तो रोबोटिक का वर्कशॉप एक चालू है। इसी तरह जो डिमेंशिया है, आदमी भूल जाता है, याद नहीं है, याद नहीं रहता कहाँ जाना है, किधर जाना है, जिसको हम कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन के एक्सपर्ट हैं जो पूरे दिन का उनका रिहेबिलिटेशन ले रहे हैं। इसी तरह आपने सुना होगा चक्कर बहुत आते हैं, जो चक्कर बार बार राउंड फीलिंग होती है, सब आप में से भी किसी को हुआ होगा। तो उनका रिहेबिलिटेशन कैसे करना, उनको ट्रीट कैसे करना, ताकि ये जो क्रॉनिक चक्कर चलता है उसको हम कैसे दिया जा सके। और दूसरा, भारत और कई डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है, फिजियोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, कॉग्निटिव थेरापिस्ट, तो वो लोगों को रूरल एरिया में जहाँ दिक्कत है तो उसको हम कैसे करेक्ट करें। तो हमने एक पूरे वर्कशॉप रखी है टेली न्यूरो रिहेबिलिटेशन, मतलब आप यहाँ बैठे कहीं भी रिमोट एरिया में पेशेंट को कैसे ट्रीट कर पाएंगे, वो एक स्पेशल हमने थेरापी की है। तो ये 10-11 वर्कशॉप जो है वो पैरेलल चल रही है। लांसेट कमीशन ऑफ न्यूरो रिहेबिलिटेशन जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है, और उनका एक एनुअल जो फॉलोअप मीटिंग है वो चल रहा है। उसमें लांसेट कमीशन के चेयरमैन जो है डॉक्टर मायोवा जो अफ्रीका से हैं, और डॉक्टर थॉमस प्लाट जो जर्मनी से है, उनके साथ पूरे 15 लोगों की टीम आई हुई है जो कि डिफरेंट वर्ल्ड में काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड से आई हुई हैं। 24 कंट्री के यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, और ये 150 लोग कनेक्टेड हैं, दोनों फिजिकल और तो एक स्पेशल मीटिंग जो है लैंसेट कमीशन का सामने मीटिंग रूम 2 में चल रहा है। उसके अलावा कल यहाँ पर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ न्यूरो रिहैब, उनके 25 डेलीगेट जो है रोमानिया और यूरोप से आएंगे, उनका पूरा दिन का सेशन चलेगा। परसों हमारा एक जॉइंट मीटिंग होगा ICMR जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ICMR की टीम है, उसमें WHO से लेके ICMR के हेड से यहाँ पर 15 लोग आएंगे, और हम एक पूरे दिन का वर्कशॉप जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर करेंगे, कैसे ये सब नई चीज़ें जो है पेशेंट को चलने में फ़ायदा कर सके। तो इतने सारे सेशंस जो हैं 10 पैरेलल, 11 मैंने आपको बताया पैरेलल हॉल आज वर्कशॉप में है। कल से हमारा 6 से 7 पैरेलल हॉल चलेंगे, और ये अगले 3 दिन तक चलेंगे, और इनमें करीब 1000 के आसपास डेलीगेट ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी है जिसमें फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशन थेरापी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, फिजियाट्रिस्ट, सोशल वर्कर, ये सब लोग, ऑर्थोटिक, ये सारे इन्वॉल्व हैं। उन सब लोगों के एक ऑर्गेनाइजेशन के सेशन है। तो ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आ रही है। आप बोलेंगे इससे क्या है, आपको मैं बता दूं कि 1/3 लोगों को न्यूरोलॉजिकल इलनेस के बाद में न्यूरो डिसेबिलिटी है। वो लोग कहाँ जाएंगे? आप एक ज़रा सोचिए, आपके घर में फैमिली में किसी को एक पैरालिसिस हो गया, बहुत कॉमन डिजीज़ है,
5 में 3 में से एक को होता है एक उम्र के बाद, उसको बोलने की तकलीफ हो गई, उसका हाथ कमज़ोर है, उसका पाँव कमज़ोर है। आपने एक्यूट ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में लिया, पेशेंट घर आ गया 1 महीने के बाद, पर पलंग से उठ के चल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है, खुद नहा नहीं सकता है, खुद खाना खा नहीं सकता है। आपने उसको थेरेपी करना है, आपने एक फिजियोथेरेपी बुलाया हर रोज़, एक ऑक्यूपेशन थेरेपी बुलाया हफ्ते में 2 बार, एक स्पीच थेरापिस्ट बुलाया आपने हफ्ते में 1 बार, एक कॉग्निटिव थेरेपी को बुलाया। आप ये 4 थेरेपी को अगर हफ्ते में 10 टाइम बुलाते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कितना खर्चा आएगा? 20,000 रुपया वीक का। कितने लोग हैं जो 20,000 वीक फॉर ईयर्स अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये थेरेपी एक 15 दिन 1 महीने के बाद में इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी टॉप क्लास न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है जहाँ पे पेशेंट को मुफ्त में प्रॉपर थेरेपी हो सके। जैसे कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में न्यूरो रिहैब का सेंटर है, या दूसरे प्राइवेट सेंटर हैं जो बीकेसी में है या बॉम्बे में। उसके अलावा बॉम्बे के अलावा बाहर कहाँ पर न्यूरो रिहैब सेंटर है? कहीं पे नहीं है, इतने एस्टेब्लिश एक्सपर्ट नहीं है। तो इस फील्ड में जो कि आज की डिमांड है वर्ल्ड ओवर, कि एक पैरालिसिस या एक न्यूरोलॉजी का इलनेस होने के बाद ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में उन लोगों को कैसे वापस ज़िंदगी दी जाए और वापस वो अपने काम पे लौट आए, ये मीटिंग उसके ऊपर है। और हम चाहते हैं कि इसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि ये एक जो चीज़ है जो क्रॉनिक इलनेस है, जो लंबे टाइम तक लोग पलंग में रहने वाले हैं, अगर प्रॉपर थेरेपी, एडवांस थेरेपी जो आई है उसके द्वारा की जाए तो वो वापस काम पे जा सकते हैं, वो प्रोडक्टिव हो सकती है उनकी लाइफ, घर वालों पे बर्डन भी नहीं हो सकती है, और एक तरह से उनको नई लीज ऑफ लाइफ मिल सकती है। इस मीटिंग का इनॉग्रल फंक्शन कल शाम को 6 बजे है। मैंने अपने डिप्टी सीएम मैडम सुनेत्रा पवार से रिक्वेस्ट किया है कि वो इस कांग्रेस का इनॉग्रेशन करें, और श्रीमान छगन भुजबल जी जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, वो जो हैं गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो उन्होंने आने का प्रॉमिस किया है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड फेडरेशन के वोल्कर हम्बर्ग साहब, ये गेस्ट ऑफ ऑनर है। और कल का स्पेशल प्रोग्राम में हमने डिसेबल चिल्ड्रन जो है वो परफॉर्म करेंगे। जय वकील, आपने तो सुना है, जय वकील स्कूल कॉमन है, उनके 15 बच्चे आकर यहाँ पर एक घूमरों पे डांस करेंगे। इसी तरह नीना फाउंडेशन जो एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के संबंधित है, जिसमें सारे पेशेंट व्हीलचेयर पे है, वो एक व्हीलचेयर के ऊपर यहाँ पे एक परफॉर्मेंस करेंगे। और एक स्पेशल स्कूल जो डिसेबल चिल्ड्रन की है जोधपुर में, मानकलाव में, वो वहाँ से 15 बच्चे आ रहे हैं, वो 4 या 5 आइटम पेश करेंगे। हमारा ये ध्येय है कि न्यूरो डिसेबिलिटी होते हुए आदमी घर में नहीं बैठ सकता, प्रोडक्टिव है, वो काम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और वो चीज़ें कर सकता है जो आम आदमी कभी नहीं सोच सकता है। तो ये एक मीटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि रिहेबिलिटेशन इज़ द नीड ऑफ आवर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने न्यूरो रिहैब का सेंटर खोलना चाहिए, उसके सैटेलाइट सेंटर्स होने चाहिए पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर कि जो पेशेंट कहीं नहीं जा सकते हैं उनको मुफ्त में या कम पैसे में एक इलाज मिले, ताकि उनका जीवन एक प्रॉपर लाइन में जाए और वो ठीक होकर वापस अपनी ज़िंदगी जी सकें। हम यहाँ पर एक्यूट इलनेस की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में आदमी चला गया तब तो ठीक है, अगर वो बच गया, न इधर न उधर, कोमा में है, पड़ा है, समझता नहीं है, हाथ पांव नहीं चलते हैं, यहाँ ट्यूब लगी हुई है, 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 उस पेशेंट को क्या, अगर वो आपके घर रिश्तेदार है, क्या आप उसको छोड़ देंगे ऐसा ही? आप उसका इलाज करेंगे, क्योंकि आप इमोशनल अटैच है। कब तक करेंगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो ये जो एक्यूट इलनेस होने के बाद जो डिसेबिलिटी है, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे वो कॉन्शियसनेस नहीं हो, चाहे वो बात करने नहीं हो, चाहे वो खाना पीना नहीं हो, चाहे आप पलंग पे बैठे हो, चाहे आप व्हीलचेयर पे बैठे हो, चाहे आप स्ट्रेचर में हो, उन लोगों को कैसे वापस ठीक किया जा सके, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली आपने जो बिल्कुल सही बात बताई कि ये इतना होने के बाद क्या है, रिकवरी जो है वो आपका ब्रेन में कितना रिजर्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको नुकसान हुआ,
आपकी एफडी में कितने पैसे हैं, उससे आप कितना जल्दी रिकवर करने पाएंगे। एक तो वो है कि आपका ब्रेन कितना डैमेज हुआ है, आपके ब्रेन में कितना रिजर्व है जो नए कनेक्शन बना सकता है। अल्टीमेटली इट इज़ वायरिंग, रीवायरिंग। तो अगर ये साइड का ब्रेन डैमेज है तो ये साइड का ब्रेन ने उधर जाके कनेक्शन करना चाहिए, लेकिन ये कनेक्शन करने के लिए ट्रेनिंग कौन देगा? सोए सोए तो ट्रेनिंग, ब्रेन में कनेक्शन नहीं पैदा होंगे। वो ट्रेनिंग एक्सपर्ट ने देना चाहिए। वो क्रायोपैक हाथ हिला रहा है या कोई मसाज कर रहा है, उससे वो नहीं इम्प्रूव होगा। सिस्टमेटिक थेरापी होनी चाहिए। अच्छा, थेरापी का भी टाइम होता है। ब्रेन डैमेज के बाद पहले 6 महीने से पहला साल जितना एग्रेसिव थेरापी किया जाए, जितना जल्दी उसका ब्रेन को वापस कनेक्शन लाया जाए, उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। तो कई सारे फैक्टर हैं। आप 2 साल पड़े रहो, आपके हाथ पांव एकदम ऐसे हो गए हैं, अब आप उसमें थेरापी करेंगे तो मुश्किल होगी। लेकिन आपका तुरंत, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है। अच्छा, आपको मालूम है कहाँ जाना है लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कैसे जाएंगे? तो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमको लाना है। और हमने आज आप देखेंगे हर हॉल में फुल है, क्योंकि हर आदमी सीखना चाहता है नया क्या आ रहा है। क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट को बुला के नई टेक्नोलॉजी को लाए, जैसे RTMS, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन। ये एकदम नई थेरापी है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं, आपने भी नहीं सुना होगा कि ब्रेन को डायरेक्ट हम या तो मैग्नेट से स्टिमुलेट कर रहे हैं या डायरेक्ट करंट से स्टिमुलेट करके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि नई स्टडीज़ आ रही है। सिमिलरली ये बोटॉक्स इंजेक्शन दे रहे हैं या नर्व ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये सारी नई चीज़ें हैं जो हम, नई टेक्नोलॉजी है। अगर swallowing का प्रॉब्लम हो रहा है तो नए स्टिमुलेशन आए हैं जो हम स्टिमुलेट करके इनको नए रोबोट्स आए हैं जो कैसे आप चल नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको सपोर्ट देके खड़ा करके चला रहे हैं। लोकोमोट जो एक मशीन आती है, बहुत महंगी है, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी, इसमें आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है लेकिन उसको मशीन चलाती है। तो ये सारी नई टेक्नोलॉजी जो है, जो फ्यूचर है, जिससे जो पेशेंट खड़ा भी नहीं हो सकता उसको हम चला रहे हैं। और एक बार उसका ब्रेन कनेक्शन चालू हुआ तो फिर वो बिना सहारे भी फ्यूचर में चलने लगता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट्स द्वारा जो जानकारी हो रही है, उससे जो नए यंग लोग हैं जो डिफरेंट कंट्री के हर जगह से आए हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उसको जल्दी ठीक होने की गुंजाइश है। तो हमारा ये ध्येय है कि थेरापीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, उसके एक्सपर्टीज़ होने चाहिए, और कौन मरीज़ को कौन सी थेरापी चाहिए वो हम इन लोगों को, एक्सपर्ट को तैयार करें ताकि वो थेरापी उस टाइप के मरीज़ को दे सकें। एग्जैक्टली। तो हम कल जो है, जब माननीय उप मुख्यमंत्री आएंगी और भुजबल साहब आएंगे और उनके साथ जो आएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम चाहते हैं कि मुंबई में न्यूरो रिहेबिलिटेशन का बेस्ट सेंटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनाए, ताकि जैसे हमने नायर हॉस्पिटल में 2000 में न्यूरो रिहैब OPD चालू किया था। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था BMC में 5 साल में हमको जगह देने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। आज 26 साल हो गए, नहीं हुआ। लेकिन नायर हॉस्पिटल ने पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन का बेस्ट सेंटर बनाया इंडिया का, 30,000 स्क्वायर फीट में, जहां मरीजों को फ्री बच्चों को इलाज होता है। और वहां पर हम 300 बच्चे रोज देख रहे हैं आज की तारीख में। तो ऐसा जो बच्चों का सेंटर है, वैसा ही हमको बड़ों का सेंटर क्रिएट करना है, ताकि देखिए 100% तो हर मरीज को तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर लोगों को मालूम है कि मेरे पास पैसा नहीं है और ये सेंटर अवेलेबल है, मैं यहाँ पे जाके फ्री इलाज कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर लोग हैं, वो एक बहुत बड़ी सेवा होगी। That, of course, is a very good and important question. And there's a long answer to that. I give you the short answer. And it's very much depending on the people involved. Right? People are those bringing things forward or being reluctant in these things. And in Africa, the situation has improved over the last years, especially because we have one colleague from Ibadan in Nigeria, Professor Mayowa Volavi, who really sparkled that up dramatically. And that changes also the scenery in sub-Saharan Africa at the moment, because if you have someone pushing the field, then it will develop. If you don't have a person like that, it's much more difficult. Of course, there are a lot of other factors, socio-economic factors, demographic factors, and so forth, which are different in various countries in the world. The cultural status is different. The traditions are different. The spiritual impact of it is different. And all of this, of course, contributes to this really very colorful and diverse mosaic
of rehabilitation structures around the world. What we try, of course, is to harmonize this by education, and for years we did flying faculty activities, sending people over to certain spots in Mongolia or somewhere in Africa or wherever have you, and give 2 or 3 days of lectures there. We have refrained from that recently because the use of Zoom and other digital technologies is much cheaper, and you can do it repeatedly and so forth. So that is probably for the future a more reasonable way to go. So that in addition to all these webinar activities we do regular, almost every month, at least 1 or 2 of these webinars to concern about particular topics. And there are 2 or 3 speakers usually. We have one special structure for young people in the field, which is very important. We are also running a very active mentor-mentee matching program to, let's say, apprentice younger clinicians and scientists to the field. And also here our Indian friends are very good. I think we have the most mentor-mentee matches in India, if I recollect that correctly. And I know that these guys have a lot of mentees. I think they probably have them because they help them working, right? That is not a bad idea. Right? I've got 6. You got 6, right? Which is quite something to but this is very important. I think to address young people is of paramount importance everywhere, of course. Thank you. Disability, neurorehabilitation, neuroplasticity and neurorecovery. पहला चीज़ न्यूरो डिसेबिलिटी. किसी को भी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या नर्व का प्रॉब्लम होता है तो स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, स्पाइन इंजरी, पार्किंसन, एमएस, अपन सोचते हैं कि वो रिकवर नहीं कर सकते. ये भ्रांति है, ये गलत सोच है, क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है ऐसी चीज़. मेडिकल ट्रीटमेंट जो फर्स्ट 5, 7, 10, 15 दिन में होता है, उसके बाद न्यूरो रिहैब शुरू होता है. न्यूरो रिहैब एक प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट साथ में काम करते हैं. दवाई और थेरेपी साथ में काम करती है ताकि मरीज़ को जितना पहले जैसा पॉसिबल हो उतना बनाया जा सके. तीसरा चीज़ वो कैसे होता है, वो प्राइमरीली डॉक्टर वोलकर ने भी बोला, उसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं. मतलब डॉक्टर तुया ने बताया कुछ पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ, कुछ पार्ट बचा हुआ है. डिफरेंट थेरेपीज़ के द्वारा वो बचा हुआ पार्ट फंक्शन टेक ओवर करता है, ब्रेन में नए रास्ते बनते हैं, रीवायरिंग होती है. उस प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं. प्लास्टिसिटी ट्रिगर ट्रेनिंग से होती है, डिफरेंट थेरेपीज़ चाहिए, फिर वो दवाइयाँ हेल्प करती हैं उन सर्किट्स को फायर करने की. चौथा, जब प्लास्टिसिटी होगी तो नई रिकवरी होगी, और ये रिकवरी वो है जो हमें पहले सोचते थे पॉसिबल ही नहीं है. तो ये भ्रांति रखना मन में कि कोई जिनको ब्रेन इंजरी हुआ और कोमा में चला गया तो लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है. लोग इम्प्रूव हो सकते हैं अगर उनको टाइमली ट्रीटमेंट और टाइमली रिहेबिलिटेशन मिले. चौथा चीज़ IFNR क्या है. हम एक संस्था है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे 4 इम्पोर्टेंट काम हैं. पहला काम है अवेयरनेस क्रिएट करना इस बारे में कि न्यूरो रिहेबिलिटेशन वर्क्स, इलाज है. दूसरा, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो रहा है. जो लोग नए हैं, जो इस फील्ड में एक्सपोज नहीं हैं, उनको हम नई ट्रेनिंग करा के ये बताते हैं कि आपका स्किल सेट बेटर हो सकता है, आप और लोगों को और मदद कर सकते हो. तीसरा, हम रिसर्च करते हैं. सर ने बताया हमने पब्लिकेशंस किए, हमने पता किया कैसे कोई नया इलाज आया है, मान लो अमेरिका में आया है, क्या वो हमारे लोगों के लिए भी लागू होता है कि नहीं होता है. इस दवाई का ट्रायल होता है, हमारे थेरेपी के भी ट्रायल्स होते हैं. तो हम रिसर्च पता करते हैं जो ट्रीटमेंट अमेरिका में वर्क करता है क्या वो भारत में वर्क करता है कि नहीं. और चौथा है पब्लिक एडवोकेसी. मतलब सर ने बताया पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग ये मैसेज कस्टमर को भी पहुंचाते हैं. एंड पॉइंट अल्टीमेटली क्या है, वो पेशेंट्स और उनके पब्लिक फोरम प्रोग्राम्स उनको पहुंचाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं, उनको सॉल्यूशन बताते हैं और उनको ये भी गाइड करते हैं कैसे आप अपनी बात को लेके सरकार तक जा सकते हैं. जब तक बात सरकार तक नहीं जाएगी तो नई परियोजना स्टार्ट नहीं होंगी. तो IFNR का रोल पिछले 15 साल में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है. हमने हर साल इवेंट्स करके ये
कोशिश की है करने की कि हम चारों चीज़ साथ में वर्क कर सकें। हम अवेयरनेस भी करें, हम ट्रेनिंग भी करें, हम रिसर्च भी करें, हम एडवोकेसी भी स्टार्ट कर सकें। थैंक यू। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।